लीगल मेंटेनेंस यानी कानूनी भरण पोषण। हम सब ने सीआरपीसी सेक्शन 125 के बारे में बहुत पढ़ा है ना? पर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 144 ने इसकी जगह ले ली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इस ट्रांजिशन को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। बात करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कानूनी भरण पोषण की आखिर अवधारणा क्या है। आखिर इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जरा सोचिए, एक इंसान फिजिकली और फाइनेंशियली बिल्कुल सक्षम है, अच्छी कमाई कर रहा है, पर वो अपनी पत्नी, बच्चों या बुजुर्ग माँ बाप को बेसहारा छोड़ देता है। ऐसे में उनका क्या होगा? इसलिए कानून बीच में आता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आश्रितों को डेस्टिट्यूशन यानी दर की ठोकरें खाने से बचाया जा सके। इस कानून के तहत कोर्ट उस कमाने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देती है कि वो अपने परिवार को हर महीने एक फिक्स्ड फाइनेंशियल सपोर्ट दे। सिंपल सी बात है, ताकि परिवार एक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस बड़े वैधानिक बदलाव को, सीआरपीसी 125 से बीएनएसएस 144 का सफर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्रूशियल है। बरसों से लॉ कॉलेजेस में हम सीआरपीसी की धारा 125 पढ़ते आए हैं, पर 1 जुलाई 2024 के बाद से ये पूरा फ्रेमवर्क बदल चुका है। अब वही प्राविधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 144 के नए रूप में सामने आए हैं। ये सिर्फ एक नंबर का चेंज नहीं है, बल्कि पुराने औपनिवेशिक कानून से निकलकर एक आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली की तरफ एक बड़ा कदम है। अब एग्जाम्स में हर आंसर और रेफरेंस में धारा 144 का ही स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब आते हैं इस नए फ्रेमवर्क के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर, नाबालिग यानी माइनर की शर्त का हटाया जाना। इस स्लाइड के दोनों हिस्सों को जरा गौर से देखिए। पुराने सीआरपीसी 125 में साफ लिखा था कि भरण पोषण का अधिकार केवल माइनर बच्चों तक सीमित है, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन जब हम नए बीएनएसएस 144 सब क्लॉज 1 क्लॉज बी को पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि वहां से नाबालिग शब्द को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। और लीगल फील्ड में हम सब जानते हैं कि विधायिका द्वारा किसी एक शब्द का हटना भी कितना गहरा लीगल इंपैक्ट डालता है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि अब 18 साल की उम्र पार कर लेना यानी बालिग हो जाना किसी भी बच्चे को अपने पिता से आर्थिक मदद मांगने से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करता। चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वे बालिग हैं लेकिन किसी जायज कारण की वजह से अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते, तो वे भी भरण पोषण क्लेम कर सकते हैं। ये आश्रितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक डायरेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन सकता है। अधिकारों के विस्तार को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नया कानून लीगल प्रोसीडिंग्स की स्पीड को कैसे हैंडल करता है। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मेंटेनेंस के केसेस में तो विक्टिम को तुरंत आर्थिक मदद चाहिए होती है। खैर, बीएनएसएस 144 इस प्रॉब्लम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए टैकल करता है। इस नए फ्रेमवर्क में फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन पर बहुत जोर दिया गया है। डिजिटल हियरिंग्स को इंटीग्रेट किया गया है ताकि कोर्ट के चक्कर काटना और तारीखों का लंबा इंतजार कम हो सके। यानी अब प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा कुशन और तेज होने वाला है। नए कानून की बात तो हो गई, पर अब उन लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं जो इस नए फ्रेमवर्क को आज भी गाइड करते हैं। नया कानून आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने जजमेंट्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, जैसे 2020 का रजनीश बनाम नेहा केस। मेंटेनेंस के केसेस में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। पति अक्सर अपनी इनकम कम बताते थे ताकि कम पैसे देने पड़े, और पत्नियां अपने खर्चे बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा सख्त सोल्यूशन निकाला। उन्होंने दोनों पार्टीज से आय, संपत्ति और देनदारी का एक डिटेल्ड और सच्चा हलफनामा या एफिडेविट जमा करना मैंडेटरी कर दिया। और सबसे खास बात, अगर कोई इस एफिडेविट में झूठ बोलता है तो उस पर पर्जरी यानी कोर्ट में झूठ बोलने का सख्त मुकदमा चलेगा। सही कैलकुलेशंस के लिए ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। इन केस लॉज को और समझने के लिए एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सेक्युलर लॉ यानी धर्मनिरपेक्ष कानून। ये एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो देश के हर नागरिक पर एक समान लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। और जब मेंटेनेंस की बात आती है तो इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करने वाला एक बहुत ही मशहूर केस है जिसे हर लॉ स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। वो केस है 1985 का शाहबानो बेगम केस। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला था। इस केस ने साफ कर दिया कि मेंटेनेंस मांगने का हक एक सेक्युलर राइट है, ये किसी भी धर्म की बाउंड्री तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। ये जजमेंट इस सिद्धांत को पूरी तरह स्थापित करता है कि दर की ठोकरें खाने से बचने का अधिकार किसी भी धार्मिक सीमा से ऊपर है। एग्जाम्स में सेक्युलर इंटरप्रिटेशन पर जब भी सवाल आता है, इस केस का रेफरेंस डेफिनेटली दिया जाता है। तो ये थी लीगल मेंटेनेंस की हमारी पूरी जर्नी, पुराने सीआरपीसी से लेकर नए आधुनिक बीएनएसएस तक और कोर्ट के हिस्टोरिक सेक्युलर इंटरप्रिटेशंस तक। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, बीएनएसएस 144 के इस नए रूप में नाबालिग की शर्त हटा दी गई है, जिससे बालिग आश्रित भी क्लेम कर सकते हैं। तो क्या इससे फैमिली कोर्ट्स में आने वाले लिटिगेशन यानी मुकदमों की संख्या में अचानक भारी उछाल आएगा, या फिर इस नए और तेज सिस्टम से परिवारों को आपसी बातचीत से मसले सुलझाने की प्रेरणा मिलेगी? इसके लीगल इंप्लीकेशन पर जरूर सोचिए। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और कानून की बारीकियों को समझते रहें।